कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में बात होगी इमरजेंसी की। आज तारीख है 25 जून 2025। आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लागू हो जाता है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का वो काला अध्याय जिसका जिक्र बार बार आता है। एक ऐसा दौर जब अधिकारों का दमन हुआ था, निरंकुश शासन था। लोकतंत्र हमारी आजादी पर ये वो हमला था जिसे ना तो कोई अब तक भूला है और ना ही किसी को भूलना चाहिए, क्योंकि बात हमारी आजादी की थी। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी के दौर को देखा है, उस संघर्ष को जिया है और आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विजय गोयल जी, आज हम आपसे चाहेंगे कि इमरजेंसी के उस दौर में आप हमें वापस ले जाएं जब, क्योंकि एक बड़ी जनरेशन आ गई है जिसने उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन जो कुछ हुआ था ना, एक एक पल को हम चाहेंगे कि आज आपके मार्फत उसको हम दोबारा से जिएं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक आवाज सुनिए, इंदिरा गांधी का वो ऐलान सुनिए जो उस वक्त किया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। विजय जी, बयान 50 साल पुराना है, आवाज 50 साल पुरानी है, लेकिन जो कुछ आपने जिया है उस दौर में वो आज भी ताजा है। इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है जी कि आपातकाल की घोषणा है और उससे आतंकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं था आपातकाल क्या होता है, तो हम आतंकित कैसे होते जा गए। या 25 जून 1975 को पुलिस ने हमारे घर पे दस्तक दी, खट खट खट, आधी रात का टाइम था। तो हमको लगा भी पुलिस किस लिए आई है, तो पता चला मेरे पिता चरतीलाल गोयल जो भारतीय जनसंघ के बड़े नेता थे उनको अरेस्ट करने के लिए आई है जी। तो उन्होंने अपने कपड़े वपड़े बदले और कपड़े बदल के वो पुलिस के साथ गए। हमने भी उनको विदा दी, क्योंकि ऐसा राजनीति में होता रहता था। विरोध करने पे, सरकार का विरोध करने पे पुलिस आती थी, गिरफ्तार कर ले जाती थी। हमको लगता था 2-3 दिन के बाद वो छोड़ देगी जाके जी। पर ये नहीं मालूम था कि अब वो जो गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद 19 महीने के बाद वो आएंगे, क्योंकि आपातकाल का नहीं पता था। और ये जो इमरजेंसी वर्ड है ना, ये सिर्फ हमने मेडिकल कॉलेजों में या अस्पतालों में लिखा हुआ देखा था। वैसे हमको इमरजेंसी शब्द का ये मालूम नहीं था कि देश में इमरजेंसी क्या होती है जी। और आज जो सरकार मनाने जा रही है ये संविधान हत्या दिवस, उसका मूल कारण ये है कि पिछले 60 साल के जो लोग आज हो चुके हैं उनको ये नहीं मालूम है आज आपातकाल और इमरजेंसी क्या थी। और मालूम किस लिए नहीं है कि उनको विश्वास ही नहीं होता कि उस समय में ऐसा हुआ होगा, ऐसा विश्वास ही नहीं आता। जिस संविधान से आज देश चल रहा है उसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई होगी और उसके बाद सबके अधिकारों का हनन कर दिया होगा, इस बात की किसी को आशा नहीं। इसलिए लोगों को यह पता नहीं आपातकाल क्या है, इसलिए बताना जरूरी है जी। तो मेरे पिता तो पहले दिन गिरफ्तार होकर चले गए। कौन सी जेल ले जाएंगे, कौन सी ले जाएंगे, कार वैन उनकी घूमती जा रही है और हम पीछे देख रहे हैं कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है जाके जी। ये तो हो गया। तब फिर धीरे धीरे खबरें आने लग गई कि देश भर से नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है जी।
चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, चौधरी चरण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, या जो भी थे, सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए वो भी बात समझ आती थी, तब भी नहीं समझ आ रहा था कि इमरजेंसी होती क्या है। तो हमको 26 तारीख के सवेरे हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष थे अरुण जेटली, तो मेरे को और रजत शर्मा जी को दोनों को ये फोन आता है कि भाई लड़के इकट्ठे करो, यूनिवर्सिटी में एक जुलूस निकालना है। तो भी हमको लगा कि भाई ये सरकार का तो विरोध हो ही रहा था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन लगातार 1974 से संपूर्ण क्रांति वाला चल रहा था, और जयप्रकाश नारायण हमारे यूनिवर्सिटी में भी आए थे और हम भी बाकायदा उनके आंदोलनों में भाग ले रहे थे। और ये आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात से, और ये ज़्यादातर हुआ था महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर हुआ था, युवाओं के मुद्दों को लेकर हुआ था, हॉस्टल की फीस को लेकर हुआ था। तो हम लोगों ने युवा साथियों को इकट्ठा किया, छात्रों को, और जुलूस निकाल दिया। मैं तब तक आपको नहीं पता था कि भाई ये किस लिए हो रहा है, मतलब ये इमरजेंसी क्या इसलिए हो रहा है हाँ। कि भाई कोई इमरजेंसी लगी है, पर इमरजेंसी क्या है ये नहीं पता ये। तो आज जो ये लोग टेलीविजन देख रहे हैं उनको ये समझ आना चाहिए इमरजेंसी क्या है। अभी तक हमें नहीं पता, हमें तो पता है इमरजेंसी लगी, और हमें पता है जेल में डाले जा रहे हैं। तो जेल में तो पहले भी लोग डालते थे, पर ये नहीं पता था उन्होंने बड़े नेताओं के अलावा भी कितने हजार लोग वो गिरफ्तार कर रहे हैं, और क्या क्या हुआ जाके। हाँ, एक बात जरूर थी, सवेरे अखबार नहीं आया था जी, नहीं आया था तो हमने सोचा डालने वाले ने अखबार नहीं डाला होगा। हमें यह कल्पना नहीं थी कि सरकार ने प्रेस की, जहां अखबार छपते थे, और ज्यादातर तो अखबार यहीं छपते थे अपना ITO के ऊपर, उसकी बत्ती काट दी होगी कि अखबार ना छपे और लोगों तक ये खबर ना पहुंचे कि कितने हजार लोग और कितने बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, और क्या क्या आगे अत्याचार होने वाले हैं। तो हमने जुलूस निकाला अपना, इंदिरा गांधी हाय हाय, तानाशाही हाय हाय करते हुए जुलूस निकाल कर, और 1 घंटे के अंदर हम लोग तितर बितर हुए। तो मैं और रजत शर्मा और अरुण जेटली ये कॉफी हाउस के अंदर चले गए जाके जी। तो उसमें कॉफी हाउस में अरुण जेटली तो वहीं टिक गए, और हम जो थे वापिस आ गए जी। जब हम वापिस आ गए तो बीच में बाद में पता चला अरुण जेटली को अरेस्ट कर लिया गया जी। अब अरुण जेटली को अरेस्ट कर लिया गया, तो अरुण जेटली कोई ऐसे बड़े नेता तो नहीं थे कि वो देश हिला देते या कुछ कर देते, भी उनको अरेस्ट कर लिया गया जी। उस समय तो वो स्टूडेंट लीडर ही थे ना, और हमने तो सिर्फ जुलूस निकाला था, ऐसे जुलूस तो हम सैकड़ों निकाल चुके थे जी। तो उनको अरेस्ट कर लिया, तब हम चौंके, और तब धीरे धीरे हमको पता चला कि देश भर में बड़े भारी में गिरफ्तारी हो गई है, और कोई इमरजेंसी जैसी चीज़ होती है उसके अंदर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो मैं और रजत शर्मा दोनों उसी समय अंडरग्राउंड हुए, पर हाफ ही अंडरग्राउंड हुए थे। कॉलेज चले गए, सावधानी रखते रहे, CID हमारे पीछे रहती थी, हम देखते रहते थे, उनसे डिस्टेंस बनाए रखते थे, और कभी घर में सो जाते थे, कभी घर में नहीं सोते थे। ऐसे ये इमरजेंसी की शुरुआत हुई। अब धीरे 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 दिन आगे बढ़ रहे हैं, और इमरजेंसी के कारनामे जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। पहला कारनामा मैंने बताया, प्रेस के ऊपर कुठाराघात हो गया, अखबार ही नहीं निकले। 1-2 अखबार होंगे जिन्होंने, एक मदरलैंड शायद निकला था शाम के 4 बजे के ऊपर, और कोई अखबार नहीं निकला। तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अखबारों पे सेंसरशिप आ गई है। सेंसरशिप का मतलब है आप जो भी अखबार में छापेंगे, जो भी अखबारों में आप प्रिंट होगा मैटर आपका, वो सारा पहले गवर्नमेंट पढ़ेगी, और गवर्नमेंट जब पढ़ेगी उसके बाद उसको अप्रूव करेगी, तो वो अखबार छप सकता है। और अप्रूव गवर्नमेंट वो करेगी जो गवर्नमेंट चाहती है उसमें लिखा जाए। जो सरकार के विरोध में होगा वो गवर्नमेंट उसको छपने नहीं देगी, और नहीं तो आपका अखबार बंद हो जाएगा जाके। अब उस समय तो आप ये समझिए धीरे 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 मीडिया भी जो था वो झुकता चला गया जी। इंदिरा गांधी की सरकार, वो प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, झुकता चला गया। किसी ने बाद में ये कहा कि मीडिया को झुकने को कहा गया था, पर वो रेंगने लग गया उस समय के अंदर, और जो सरकार चाहती थी वही उसके अंदर छपा करता था जी। तो यानी जो बड़े बड़े लीडर्स जो गिरफ्तार हो रहे थे, जो जेलों में अत्याचार हो रहे थे, जो सब कुछ तानाशाही, क्योंकि सिस्टम भी निरंकुश हो गया था, वो कहीं कुछ खबरें नहीं छप रही थी। नहीं, वो खबरें नहीं छप रही थी, खबरें नहीं छप रही थी कि रोज कितने कौन गिरफ्तार हुए, क्या हुए, और किन को पकड़ा जा रहा है, किन को नहीं पकड़ा जा रहा। एक ही बात थी, मैसेज जो जा रहा था, भय का, आतंक का, अराजकता का माहौल था जाके जी। आप ये नहीं मान सकते थे कि भी आप घर से निकले हैं, और जो भी थोड़े भी एक्टिविस्ट थे, या जो भी थोड़े ऑपोजिशन पार्टीज के थे, या जो थोड़े बोल्ड थे, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, या किसी भी श्रेणी के हों जाके,
तो धीरे 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 इमरजेंसी अपना रंग दिखाने लग गई थी। जब ये कम्युनिकेशन वाली समस्या थी, जैसे अखबार नहीं आना, तो मास कम्युनिकेशन का तो यही उपाय था, टीवी था नहीं, तो उस कंडीशन में लोग कैसे, आप लोग जानते थे कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग राज्य में क्या हो रहा है? तो फिर विस्परिंग होती थी। विस्परिंग के अंदर कुछ खबरें अच्छी भी आएंगी, कुछ ठीक भी नहीं आएंगी, जाके कुछ गपशप होंगी, कुछ अफवाह भी होंगी, पर ज्यादातर लोग बीबीसी सुनते थे उस समय जाके। और बीबीसी पे ऐसे कान लगा के रखते थे लोग कि बीबीसी ही एक ऐसा था जो खबरें दिया करता था, चाहे वो जयप्रकाश नारायण की थी या एक धीरे धीरे पैम्फलेट निकालने शुरू किए, क्योंकि हम लोग हम लोग तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थे। और मैं रजत शर्मा और जो दूसरे नेता थे वो सब विद्यार्थी परिषद से थे। तो विद्यार्थी परिषद से हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि हम कम से कम बोल्ड थे जाके। हमको तो ऐसा लगने लग गया था धीरे धीरे कि मानो आज़ादी की लड़ाई चल रही है और हमें उन्हीं क्रांतिकारियों की तरह छुप के रहना है, वेश बदल के रहना है, घर पे नहीं रहना, ठिकाने बदलते रहने हैं। ये अकेले मेरी बात या रजत की बात नहीं है, ये सबकी बात हो गई थी जो जरा सा भी एक्टिविस्ट था जी। और जिन लोगों को ये उम्मीद थी मैंने तो कुछ किया नहीं है, मेरे को क्यों पुलिस पकड़ेगी, उनको भी पुलिस ने धर लिया था। और लोगों ने इसमें बदले भी लिए, कांग्रेसियों ने किसी के ऊपर भी कुछ भी फाड़ दिया और कह दिया इसको भी गिरफ्तार कर लो, वो भी गिरफ्तार होता जा रहा था जी। तो आपने उस दौरान मतलब अपना कम्युनिकेशन का चैनल भी मैं पढ़ रही थी, प्रतिशोध, मशाल। थोड़ा सा आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अखबार सब छप रहे थे, 26 को भी अखबार आया था। और यह मेरे हाथ में दैनिक जागरण की एक 26 तारीख की अखबार है, राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित, सभी विपक्षी नेता बंदी। तो ऐसा नहीं हुआ था कि अखबार का प्रकाशन किसी दिन बंद हुआ था। और विजय जी की स्मृति थोड़ा धोखा दे दी, ये अडवाणी जी का बयान वो जो लाइटें कटी थी और वो जो प्रेस लाइटें कटी थी, ये बात तो है, गई थी प्रेस, जैसे एक्सप्रेस नहीं आया, वो सब चीजें की गई थी। लेकिन ये जो स्क्रॉल कर, मीडिया ने तो बहुत संघर्ष किया था उस समय। मीडिया ने उस समय बल्कि एक तरीके से इंदिरा गांधी से लोहा लिया था। बड़े बड़े जो संपादक थे, चाहे कुलदीप नैयर साहब हों, चाहे एस निहाल सिंह हों, ये लोग, चाहे चक्रवर्ती साहब हों, चाहे दैनिक जागरण के जो दोनों पूर्णचंद गुप्त और उनके दोनों पुत्र अरेस्ट हुए, तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं अखबार निकल रहे थे और अपनी तरीके से विरोध भी कर रहे थे। जो सेंसरशिप लागू था उसमें बहुत सारे अखबारों ने अपने संपादकीय पृष्ठ खाली छोड़ दिए थे। आपको अगर याद हो तो मैं लेके आया हूं, चूंकि आपने आज मुझे वो पर ये जो नाम बता रहे हैं आपका जो ये विषय था, ये देखिए इस तरह से ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी छोड़ा था, जागरण ने भी छोड़ा था, नई दुनिया ने भी छोड़ा था, ये कई सारे अखबार ने ये साइड में ये छोड़ देते थे। और यही विरोध करने का तरीका था। यहाँ लिखते थे सेंसरशिप लागू और नीचे लिखते थे शांत रहें। ठीक है, तो जिससे जितना बन पड़ रहा था वो अपनी तरीके से विरोध कर रहा था। जो ये नाम बता रहे हैं वो मुट्ठी भर नाम है सिर्फ, और वही नाम है। कुलदीप नायर तो जेल भी गए थे, ये हम लोगों को भी पता है। अपना कुम्मी कपूर के हस्बैंड वीरेंद्र कपूर भी जेल गए थे, वीरेंद्र कपूर जेल गए थे, पर वो केवल मुट्ठी भर नाम है, उससे ज्यादा नाम नहीं है। दूसरा, किन्हीं अखबारों ने आपातकाल के विरोध नहीं किए थे, कोई लेख नहीं लिखे थे उसके ऊपर, या लगातार ये नहीं कह रहे थे कि भी कहां बंदिशें लग गई, क्या क्या चीज गलत हो रही है, ये है। पर जैसा इन्होंने कहा, लिख नहीं सकते थे, वही मैं कह रहा हूं। पर जैसा इन्होंने कहा, प्रसारण मंत्रालय में लेके जाना पड़ता था आपको लेख, और वहां एक अफसर होता था, वो आपके लेख को अप्रूव करता था। तो ये आप नहीं कह सकते। तो कितना ऑथेंटिक लिखा जा रहा था, कितना क्रेडिबल लिखा जा रहा था। ऑथेंटिसिटी की बात तो तब आती जब आपकी मर्जी का कोई छपने देता। वही कह रहे हैं ना कि मतलब पन्नों पर अगर अब एक अखबार बनारस से निकलता था, उसने पूरा लिख दिया जय इंदिरा गांधी, जय इंदिरा गांधी, जय इंदिरा गांधी, पूरे संपादकीय पे गांडीव ने छाप दिया। पर जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं। पर मीडिया ने घुटने नहीं टेके थे। मेरा सिर्फ इतना, ये आकलन में फर्क हो सकता है। ठीक है, मैं आज के मीडिया को नहीं कह रहा अभी। नहीं, मैं तो उस समय के मीडिया को तब के मीडिया को कह रहा हूं। चलिए, तो जरा तब की बातों में थोड़ा फ्लैशबैक में और चलते हैं सर, कि क्योंकि आज जो बच्चे, आज जो तमाम लोग, क्योंकि 50 साल हो गए हैं, है ना, तो लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब ये लागू हुआ है। जो 50 साल की उम्र के हैं, उस वक्त जो 10-12 साल के रहे होंगे, उन्हें भी समझ में नहीं आया होगा कि हो क्या गया है देश में। तो अब उनके लिए अगर हम कैसे कैसे दिन बदल रहे थे, क्या क्या होता जा रहा था सड़कों पर, आसपास, सोसाइटी में, क्या बदलाव महसूस हो रहे थे? अब हमारे उदाहरण देखिए, पिताजी चले गए अंबाला जेल के अंदर और पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। हर रोज घर के अंदर पुलिस आ रही है, और मैं और रजत शर्मा तो टीम बना के काम कर रहे थे। तो आप ये समझिए कि रजत शर्मा तब तो ये सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति थे, तो ट्यूशन्स करते थे ये। तो जहां पर ये ट्यूशन करने जाते थे, एक दिन पुलिस ने उनको वहां दर दबोचा। उससे पहले भी पुलिस हमारे घर पे आती थी,
कई बार हम घर पे होते थे तो हम छत पर भागते थे, छत से दूसरी छत पर टापते थे, दूसरी से तीसरी टापते थे, तब हम उसके अंदर छुपते थे और तब पुलिस निराश होकर लौटा करती थी। और कई बार पुलिस हमारे यहाँ दूसरे नेताओं को ढूंढने के लिए आती थी। तो एक बार ऐसा ही हुआ किस्सा, रजत शर्मा को पुलिस ने पकड़ लिया, तो रजत शर्मा को काफ़ी मार पड़ी होगी और पुलिस ने उनको कहा भाई विजय गोयल का पता बताओ, विजय गोयल का पता बताओ। अब वो क्या करे क्या नहीं करे, तो उसने विजय गोयल का फ़ोन मिलाया तो मुझे लगा कि भाई दाल में ठीक है कि उन्होंने नहीं बोला ठीक कि है। दाल में तो उन्होंने कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, तो मुझे लगा तो यहाँ तो सारी दाल काली लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा तेरे पास पुलिस खड़ी है क्या? तो उसने हूँ उसने किया, तो मैं तो उसी समय घर छोड़कर भागा। वो पकड़ लिए गए और वो सीधा तिहाड़ जेल के अंदर गए जाके। और जब वो फिर दोबारा छूटे थे तो हम लोग एक अखबार निकालते थे, उसका नाम था मशाल, दूसरा नाम था प्रतिशोध, और ये हम साइक्लोस्टाइल निकालते थे। आज की जनरेशन ने तो शायद साइक्लोस्टाइल देखा भी नहीं होगा, तब वो स्टेंसिल काटा जाता था। अच्छा। और एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज होते थे शक्तिनगर के अंदर, मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इतना रिस्क लिया, नहीं तो उनके कॉलेज के ऊपर सील लग जाती। अगर पुलिस को पता लग जाता है हम पकड़े जाते तो सील लग जाती। रात भर हम साइक्लोस्टाइल मशीन पे, रजत की राइटिंग साफ थी तो वो स्टेंसिल को काटा करते थे। हम दोनों न्यूज़ बनाते थे, न्यूज़ के लिए हम इधर उधर फ़ोन करते थे लोगों को कि भी क्या खबर देनी है, क्या खबर देनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते थे लोगों के पास खबर पहुँचे, और फिर उससे हाथ काले हो जाते थे हमारे स्टेंसिल से, और फिर वो स्टेंसिल निकाल कर 2000 कापी मुश्किल से निकाल पाते थे हम, और वो निकाल कर अगले दिन कनॉट प्लेस के कॉफ़ी शॉप में घात लगा के बांट के आते थे जाके। अच्छा। और उस समय डर था पुलिस पकड़ लेगी। कॉलेजों के क्लासरूम्स में जाते थे जी, अलग अलग कॉलेजों के, उसके अंदर बांट के आते थे जाके। और फिर वो पर्चे जब पकड़े जाते थे तो वो देखते थे कहाँ से पब्लिश हुए होंगे, कहाँ से नहीं होंगे, उस पर नाम तो हमारा जाता नहीं था, कुछ ऐसे ही गुरुदत्त या ऐसा कुछ हम नाम रख दिया करते थे। पर वो दिन ऐसे थे जिसमें हमें लगता था कि पहली बार हमको लगता था हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देश के लिए कर किस ले रहे हैं? जितने लोग हैं उनका गिरफ्तारी हो रही है। तब आप समझिए कि धीरे धीरे करके एक प्रोग्राम दिया इंदिरा गांधी ने, आपने भी सुना होगा 20 सूत्री कार्यक्रम। वो जो 20 सूत्री कार्यक्रम था, उस 20 सूत्री कार्यक्रम को जो सपोर्ट कर दे, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, पर वो एक बना लिया था भी सरकार के इस 20 सूत्री कार्यक्रम का मैं समर्थन करता हूं, जो बोल देगा वो फिर जेल नहीं जा पाएगा जाके। अच्छा। तो कई बार किसी को फंसाना होता था तो उसको कहते थे 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन कर, नहीं करता था तो उसको कहते थे इसको जेल भेज दो। तो कांग्रेसियों ने बहुत लोगों को पकड़वाया था उस समय जी। तो ऐसे हमारी पार्टी के भी कुछ लोग थे जिनकी घर की परिस्थिति ठीक नहीं होगी, फाइनेंशियल माली हालत ठीक नहीं होगी, या डर गए होंगे, उनमें से कुछ लोग 20 सूत्री करके नहीं जा पाए जेल जी। पर हम लोग उस समय जेल गए, तो जैसे रजत शर्मा को तो पकड़ लिया गया, पर हम उसके बाद वो जेल से जब छूटे उसके बाद भी हम इसी तरह की गतिविधियां करते रहे। और केवल यही गतिविधियां नहीं थी, कभी वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया के किसी दुकान के नीचे, शटर के नीचे मीटिंग होगी, मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी इस मीटिंग को लेंगे, या आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं वो मीटिंग को लेंगे, सबके नाम बदले हुए हैं जी और सबकी शक्लें बदली हुई हैं जी। अच्छा। तो आप समझिए इस बात को कितनी भयानक थी। आज मैं अपने बच्चों को बताता हूं, वो विश्वास ही नहीं करते मेरी बात पे। हाँ, मतलब अपने ही देश में, आजाद देश में आप इस तरह से छिप छिपाकर। मोदी जी की तस्वीर आ तो रही है आज, उनकी उस किताब जो विमोचन हुआ है उसमें वो सरदार बने हुए जाके कहीं यानी आप लोगों ने भेष बदले जी। हमने भेष बदले, तो अलग अलग तरह से भेष बदल के रहते थे हम। और आप ये समझिए एक भय का वातावरण था, एक आतंक का था, और अराजकता थी कि कोई भी किसी को भी पकड़वा भी सकता है, ये समझिए। और शूट एट साइट के भी ऑर्डर थे। और शूट एट साइट के तो वहां ऑर्डर होंगे जहां कोई जुलूस निकाल रहा है या कर रहा है, ऐसा घर पे जाके तो शूट एट साइट के नहीं, जो गिरफ्तारी देना नहीं है। सर आप तुर्कमान गेट वाला कांड बताओ ना। आज मैं आता हूँ तुर्कमान गेट पे। तो एक तो ये थे, दूसरा ये था उस समय कार्यक्रम चालू हो गए। संजय गांधी ने जी 5 सूत्री कार्यक्रम दे दिया अपना, जिसमें एक नसबंदी है, एक पेड़ का है, एक डिमोलिशन का है, एक डेवलपमेंट का है। तो ऐसे ही उस समय के ऊपर जो संजय गांधी जहां से निकल जाते थे, तो समझिए उतने तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नहीं चलती थी जितनी संजय गांधी की चलती थी। संजय गांधी के पास कोई पद नहीं है, वो कोई एमपी नहीं है, वो किसी पोस्ट पे नहीं है, पर संजय गांधी उस समय देश के अंदर रूल कर रहे थे। और उनका भी यही था, जो मेरे 5 सूत्री कार्यक्रम का विरोध करेगा करूंगा। तो उन्होंने नसबंदियां शुरू करवा दी जाके। नसबंदी का मतलब था, पहले तो टारगेट दिया कि डालडा का डब्बा देंगे, रेडियो देंगे, टीवी देंगे, और उसके बाद ये हो गया कि इसने अगर अपने टारगेट्स पूरे नहीं किए गए तो उनको जेल के अंदर डाल देंगे जाके।
तो ऐसे अधिकारियों को टारगेट दे दिए गए थे, अलग अलग लोगों को टारगेट दिए गए थे, कांग्रेसियों को टारगेट दिए गए थे, इतनी नसबंदियां करके जरूर लानी है। तो जो लोग बेचारे कंवारे थे उनकी भी नसबंदियां कर दी गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे मामले थे। दूसरा था सफाई अभियान। वो सफाई अभियान के नाम से जो उनको पसंद नहीं है उसको वो डिमोलिश कर देंगे जी। तो तुर्कमान गेट पे तो आप समझिए ज्यादा बड़ी संख्या तो वहां मुस्लिम्स की थी जी। तो तुर्कमान गेट पे जो बुलडोजर चले हैं, जो बुलडोजर चले हैं, तो आप समझिए कि वो एक भयानक सिरसा। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, क्योंकि मैं तो चांदनी चौक क्षेत्र का ही हूँ। लोगों को रोते हुए देखा है आगे। और इस तरीके से लोगों का हाल था। और जो लोग जेलों में पकड़े जा रहे थे उनको थानों में जो टॉर्चर कर रहे थे उसमें कहते हैं नाखून खींच रहे थे उनके जाके जी, हाथ तोड़ रहे थे। पर आप सब लोग तो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं हो? लाठियों से मरम्मत कर रहे थे। नहीं, हम सब तो पॉलिटिकल परमता, तो दो लाठियां तो हमको भी पड़ी ना जब थाने के अंदर बंद करने तो इस तरह का टॉर्चर रजत शर्मा जी को भी तो हथकड़ी लगाई गई और मारा गया ना उनको। तो ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से टॉर्चर दिए गए थे जी। और ऐसे ऐसे टॉर्चर दिए थे जिसके आपने सुना भी नहीं होगा। किसी के बाल खींचे जा रहे हैं, किसी के नाखून खींचे जा रहे हैं, किसी के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, और किसी को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। जेलों में जब अच्छा खाना नहीं मिलता था तो वो लोग थाली बजाते थे। जब ये थाली बजाते थे तो आप समझिए कि लोग दीवारें फांद फांद के दूसरी जगह कूदने लग गए। इतनी पिटाई हुई थी उनकी जेलों के अंदर, आप पूछ नहीं सकते हैं जाकर। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर भय का वातावरण था। दुकानदारों को यह कह दिया गया था कि भाई आप अपनी ये रेट लिस्ट टांगो यहाँ पर। रेट लिस्ट टांगने का मतलब सिर्फ यही था, भय उत्पन्न करना। उसका मतलब ये नहीं था कि कोई रेट ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है। भय उत्पन्न करना ताकि कोई बोल ना सके, सरकार का कोई विरोध ना कर सके। जो जिस दुकानदार की लिस्ट नहीं थी या तो वो रिश्वत देता था या जेल जाता था। तो ऐसे बहुत सारे दुकानदार बंद थे। तो कुछ हलवाई भी बंद होके आ गए थे वहां पर। जब हलवाई बंद आ गए थे तो हम जेल के अंदर राशन ड्रॉ करके उनसे खाना बनवा लेते थे। मैंने सुना है वो घंटाघर के मशहूर हलवाई भी जेल में पहुंचे थे और उन्हें जिम्मेदारी मिली थी। ऐसा प्रोफेशन था जिसके अंदर लोग जेल नहीं गए जी। मैं समझता हूं कि हर प्रोफेशन के अंदर लोग जेल गए होंगे जाकर। और तो और अदालतों के अधिकार ले लिए गए थे। अदालतों के अधिकार लगा के इस तरह से फोर्स ही कर दिया गया था लगभग कि सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहां सरकार के खिलाफ जजमेंट की, स्टे दे के रखा था। तो इसका कारण सिर्फ एक राजनीतिक कारण था, एक न्यायिक कारण था और एक सामाजिक कारण था। राजनीतिक कारण यह था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन गया था। 1971 की वॉर के बाद महंगाई और बेरोजगारी आसमान के ऊपर थी। और साथ के अंदर जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट बहुत खड़ी हो चुकी थी। उनको सत्ता संभालनी मुश्किल हो रही थी। न्यायिक कारण यह था कि 12 जून को जस्टिस सिन्हा ने जगमोहन सिन्हा ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट दिया कि उन्होंने अपने चुनाव में धांधलेबाजी की है। राजनारायण जी ने उस समय वो फाइल किया था। लोगों ने तो राजनारायण जी का शायद नाम नहीं सुना होगा, नई जनरेशन ने। तो उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ वो दिया गया था जाके, जिसमें इंदिरा गांधी को कहा था कि वो प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं पर संसद नहीं अभी अटेंड कर सकती जी। और इसी तरीके से तीसरा हो गया सामाजिक के अंदर उनका विरोध जबरदस्त शुरू हो चुका था। तानाशाही हो गई थी सर। तो ये तानाशाही हो गई थी जी। तो इंदिरा गांधी तानाशाह थी। और तो और आप ये समझिए सिद्धार्थ शंकर रे ने यह प्रपोज कर दिया था कि इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति बना दीजिए आजीवन समय के लिए। ऐसा वो बात थी जी। तो अब सवाल यह, हम राजनीतिज्ञ हैं, हमें समझ आती है, पर आम जनता के अंदर वातावरण वो है। अगर किसी प्रोफेसर ने पढ़ाते हुए कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर कोई 2 लाइन भी अगर उसने बोल दी हैं जो कि सरकार विरोधी हैं तो अगले दिन पुलिस आ जाएगी और उसको अरेस्ट करके ले जाएगी जी। किसी डॉक्टर ने अगर अपने प्रोफेशन में बात कर दी है, किसी जर्नलिस्ट ने कर दी है। अब ये लोग क्यों जेल गए थे? वीरेंद्र कपूर थे या कुलदीप नायर थे या ऐसे और भी लोग थे। ये सब इसलिए गए थे क्योंकि ये धीरे धीरे बोल रहे थे, तो इनको जेल उठा के भेज दिया गया था जाकर। देवेंद्र, मेरे ख्याल से राहुल गांधी को अगर ये सब सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे और निश्चित तौर पे अगर उन्हें ढंग से पढ़ा होगा तो जो अघोषित इमरजेंसी की बात वो करते हैं, समझ में आ जाएगा कि भैया अघोषित कुछ नहीं होता है, इमरजेंसी ऐसी भयावह होती है। बिल्कुल। और ये जो बता रहे हैं, जैसे अभी तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सीनियर लीडर, लेकिन जबकि दौर की आप यह बात बता रहे थे, ये सोचिए कि एक स्टूडेंट इतना कुछ झेल रहे थे और देश के एक नामचीन यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये स्थिति थी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज SRCC कॉलेज है, जहाँ से राजा जी ये लोग पढ़े। दूसरा केस उठा के देखे, एग्जाम्पल उठा के BHU, वैसे ही नामचीन प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, वो मनोज सिन्हा जी का मैं कुछ स्पीच सुन रहा था, उसमें वो 2 केस वो जो बता रहे थे, उसमें देखिए किस तरह के केसेस थे
कि एक व्यक्ति को कहीं स्टूडेंट लीडर को प्रोटेस्ट के लिए जाना था, तो ये खुद पूरा डॉक्टर का एप्रन वगैरह पहन के अपनी स्कूटर पे उनको भी एप्रन पहना के और डॉक्टर के वेश में ये लोग जा रहे हैं। अब एक स्टूडेंट को कहीं जाना है, कुछ प्रोटेस्ट करने, कुछ करने, तो डॉक्टर का वेश पकड़ना पड़ रहा है। दूसरे केस में है कि पुलिस आ गई, मान लीजिए कि 2 सरनेम था, एक दुबे और गुप्ता करके, तो जो पुलिस तलाश कर रही है दुबे सरनेम वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। जैसे इन्होंने देखा मनोज जी ने कि दुबे जी आ गए, तो उन्होंने बोला और गुप्ता जी क्या हाल है, तो उन्होंने कहा क्या मनोज जी आप मुझे भूल गए, मैं तो दुबे हूँ ना। पुलिस को पता चला, पुलिस उठा के ले गई। यहाँ तक तो आपको ये मजाक के तौर पर लगेगा, लेकिन सोचिए वो व्यक्ति स्टूडेंट लीडर 13 महीने जेल में रहा। हाँ, मतलब जब आपकी उम्र 17, 18, 19, 20 साल की है, आप कॉलेज में आपकी एक अलग उम्र है। अरे कॉलेज में हम बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, हाँ, हमको परीक्षाएं देनी है, हमारे साल खराब हो गए, उसके अंदर हमारे खुद के साल खराब हुए, रजत जी का साल खराब हुआ। और आप ये समझिए कितने तो प्रोफेसर्स गए पूरे देश के अंदर से, टीचर्स गए। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार कितनी ज्यादा निरंकुश हो चुकी थी उस समय जाके। और बंसीलाल जैसे नेता थे, वो मुख्यमंत्री थे वो उस समय हरियाणा के, वो भी इसी तरीके की सपोर्ट दे रहे थे कि इंदिरा गांधी ही सब कुछ है। देवकांत बरुआ करते इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के स्लोगन्स लग रहे थे। तो आप ये समझिए शायद तो इंदिरा गांधी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, या उनके एडवाइजर्स गलत हो गए थे, या वो सत्ता बचाने के अंदर लग गई, या उनके अंदर भय आ गया। पर कुल मिला के उन्होंने वो किया जो करना नहीं चाहिए था। पर बड़ी बात आज क्या है, बड़ी बात क्या है, इन 50 सालों के बाद भी कांग्रेस ने आज तक कभी माफी नहीं मांगी है जाके। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो जरूर एक बार कह दिया होगा कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, पर कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी। नहीं, राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में उन्होंने जरूर कहा था कि हाँ मतलब गलत हुआ था। हाँ जी, गलती थी। वो चिदम्बरम ने भी कहा था, पर ऑफिशियली कांग्रेस का कोई ऐसा वर्जन आया हो तो वो नहीं है। वो लेकिन पॉलिटिकल लाइन पे ये आप लोगों के लिए भी एक समस्या थी, और उसका अब हम लोग अर्थ समझना चाहें अगर कि ऐसा कैसे हुआ। जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, इन लोगों के हर कारगुजारी के लिए आप लोग सवाल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबसे पूछते हैं। तो वैसे कंडीशन में इमरजेंसी के पोस्टर बॉय संजय गांधी, उनकी पत्नी और पुत्र, उनको अपनी पार्टी में लेके ये मैसेजिंग कैसे आप लोगों ने उसको काउंटर किया था? क्या लोगों में सवाल तो आता होगा ना कि भाई क्या कर रहे हैं आप ये? नहीं, 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक तो इनका तो इतना डायरेक्ट रोल नहीं था, नंबर 1 बात है जाके। फिर दूसरा, इन्होंने तो क्रिटिसाइज पूरी नसबंदी का तो इन्होंने तो क्रिटिसाइज किया था। मैं मेनका जी की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पिता नाना की जिम्मेदारी उस केस में उधर आती है तो इधर कैसे नहीं आई? ये तो फिर सभी नेताओं के ऊपर आती है ना ये, जो भी जब भी इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं। अब लालू ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है और वो खुद कांग्रेस के साथ। तो ये जो लोग निकले थे इसमें से, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले थे, वो सारे के सारे आज उस तरफ जाकर बैठ गए हैं और कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिए हैं। ये तो था ही जी। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं 1 मिनट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे भी एक सवाल ही पूछना चाह रही थी, आप पहले दीजिए फिर आपसे सवाल। आप कह रहे हो ना देवेंद्र जी, ये एक लीनेज है। आप जवाहरलाल नेहरू को याद करिए। आप कह रहे हो ना कि राहुल से क्यों पूछ रहे हो, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि नेहरू जी ने प्रथम संविधान संशोधन लाया, उसमें जो हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसको कर्टेल कर दिया उन्होंने, ठीक है। दूसरा, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दिया, राजीव जी मानहानि और प्रेस बिल लेके आए, ठीक है। और चौथा, मनमोहन सिंह जब राहुल जी भी आ चुके थे संसद में, तो मनमोहन सिंह ने केबल एंड टेलीविजन एक्ट 1985 में संशोधन करने की बात की थी, जिस पर पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसमें इतना खतरनाक था कि अभी हम लोग जैसे ये टेलीकास्ट चल रहा है, इस इलाके का कोई एसडीएम भी आके इसको बंद करा सकता है। तो ये एक लीनेज है, इसीलिए राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है। और राहुल उधर कैसे बच जाते हैं? वो जिम्मेदारी आप लोगों के कार्यकर्ताओं में ये तो सवाल आता होगा ना कि भाई क्यों ले लिया हमने, क्या वजह थी? देर आए दुरुस्त आए, और उसके बाद आदमी फिर उसी से चिपका नहीं बैठा हुआ, उसके अंदर अगर परिवर्तन आ रहा है तो ऐसा तो होता ही है, मतलब ऐसा बिल्कुल। सर लेकिन एक क्या कांग्रेस आपको लगता है कभी भी अपने ऊपर से जो एक स्टैंप है उसके ऊपर इमरजेंसी का, चाहे कितनी भी माफी मांग ले, कितने भी साल गुजर जाएं, क्योंकि जो कुछ हुआ उस वक्त उस दौर में, क्या कभी उस ठप्पे को हटा पाएगी अपने ऊपर से? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, ये इसमें जो बातें हो रही हैं वो बहुत, इन्होंने अपनी आप बीती बताई, बहुत हृदय विदारक भी है, लेकिन कांग्रेस इसलिए नहीं हटा पाएगी कि इंदिरा गांधी ने बहुत सुचिंतित तरीके से लगाया। 1956 में जब केरल की पहली चुनी हुई सरकार बर्खास्त की जवाहरलाल नेहरू ने, तब भी ये कहा गया कि इंदिरा जी ने करवाया। 1971 में बीजू पटनायक ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि इंदिरा गांधी टीटो बनना चाहती थी और नासिर बनना चाहती थी। वो उन्होंने कहा कि इंदिरा ने मुझे कहा, और टीटो और नासिर क्या था?
कि जो विजय जी कह रहे थे अभी कि सिद्धार्थ शंकर रे ने उनको कहा कि आप आजीवन यहाँ के बने रहो, ये दोनों व्यक्ति एक यूगोस्लावाकिया में और एक इजिप्ट में अपने जब तक जीवित रहे तब तक अपने देश के मुखिया बने रहे। तो इंदिरा जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी। और उसके अलावा जितनी अत्याचार हुए, जितनी क्रूरताएं हुए, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई उनका नसबंदी कर दिया गया, और अगर नसबंदी का विरोध किया गया तो अमेठी जैसे जगह में गोली चली, जहां फावड़े लेकर 76 में संजय गांधी गए थे अपना लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए, 17 लोग मर गए। तो कितने करोड़ों लोगों को, कितने लाखों लोगों को ये जिस प्रकार से, मुझे लगता है होलोकास्ट नहीं भूल सकते वहां के लोग, हिटलर का होलोकास्ट नहीं भूल सकते, यहाँ के लोग भी कभी भी इमरजेंसी को नहीं भूल सकते। और कांग्रेस को इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी एब्जॉल्व हो पाए। और इमरजेंसी के खिलाफ ना लोग खड़े जरूर हुए जी, ऐसा नहीं था कि देश भर में से लोग बिल्कुल ही डर के बैठ गए होंगे। आपको पता होगा संघ ने पूरी कमान संभाल रखी थी उस समय के अंदर, और उन्होंने, हम तो पहले अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा अब आप सत्याग्रह के जेल भरिए, सत्याग्रह करके जेल जाइए जाके। अच्छा। तो मैं तो आज तक कभी इससे पहले तिहाड़ जेल गया नहीं था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं तिहाड़ जेल में क्या सीन होगा, क्या सीन नहीं होगा। पर रजत शर्मा होकर आ गए थे जी तो वो आ गए थे, वो मुझे कहने लगे नहीं कुछ नहीं होता है, आप जेल जाइए, हिम्मत करिए और जेल जाइए तो मैंने फिर उनके सामने कहा कि नहीं, पहले फिर दोबारा आप चलिए तो आप कल्पना करेंगे जी, वो नौजवान उस समय तो नौजवान एकदम, वो नौजवान 17-18 साल वो नौजवान हम लोगों का इतना साथ था कि वो दोबारा चलने को लिए तैयार हो गए, और हम दोनों ने सत्याग्रह किया। और फिर हमने कहा भी सत्याग्रह करेंगे, चारों तरफ पुलिस खड़ी होगी, क्योंकि हम तो पैम्फलेट और अनाउंस करके कर रहे हैं, बांट के कर रहे हैं। जब चारों तरफ पुलिस खड़ी होगी तो जैसे ही हम भारत माता की जय या तानाशाही मुर्दाबाद बोलेंगे, वो हमारे मुंह पे हाथ रखेंगे, और रखेंगे जी। तो फिर हमने तय किया कि लॉ फैकल्टी का जो कॉफी हाउस है उसकी छत पे चढ़ के नारे लगाएंगे जी। अच्छा। और छत पे चढ़ के नारे लगाएंगे, और वो कच्ची सी छत थी, हम उसके ऊपर पहुंच गए। अब पुलिस वाले उस पर चढ़ नहीं पाए, तो जब तक दम में दम था तब तक नारे लगाते रहे। फिर बाद में उतर कर हमने सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दी, और फिर हम कई महीने जेल में साथ साथ रहे थे। अच्छा। तो आप ये समझिए ज्यादा दुख उन लोगों के लिए था जिनके यहाँ कमाऊ लोग चले गए थे अंदर जाके। मैं कमाऊ नहीं था, पर मेरे पिताजी कमाऊ थे, वो टैक्सेशन लॉयर थे, काफ़ी सीनियर लॉयर थे, और मेरे यहाँ दूसरा घर में कोई अभी टैक्सेशन लॉयर बना नहीं था। तो आप समझ लीजिए हमारे घर में तो दिक्कत आ गई ना एक तरफ से की, और प्रैक्टिस खराब हो रही है। तो कोई डॉक्टर था, कोई ये था, कोई टीचर था, उनके घर चलने बंद हो गए जी। कुछ परिवार तो ऐसे थे जिसमें एक परिवार के 4 लोग उठा के ले गए। मुझे याद है हमारे धर्मवीर शर्मा जी थे, उनके परिवार से 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पिताजी को, उनकी माताजी को, उनको, दोनों भाइयों को जी। और बेल नहीं हो रही है, कोई छुड़वा नहीं रहा है जाकर जी। तो आप समझो कि आम नागरिकों को जिस तरह हालत में जेलों के अंदर ठूस के डाला गया, और महीनों कोई सुनवाई नहीं थी, अदालत ने किसी की बेल ही नहीं कर रही थी। जब तक सरकार नहीं कहेगी बेल नहीं होगी तो कैसे होगा। तो इतनी भयानक स्थिति बनी हुई थी उस समय के अंदर, और आपके सारे अधिकार छीने जा चुके थे जी। आप तो सिर्फ रेंग रहे थे, आप बाकी तो कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमने कुछ भी आवाज उठाई तो सीधा हमको जेल में जाएंगे और हमारे पास अत्याचार होंगे। सर एक चीज़ जैसे समझे कि जैसे कि आप बता रहे थे कि देश में ऐसी स्थिति थी, इतनी नाराज़गी, कांग्रेस उससे कहीं मुक्त भी नहीं हो सकती थी, इनको विलेन के तौर पे एकदम से वही सब रहा। ऐसा क्या हो गया कि 1977 के इलेक्शन में जो जनता ने हटाया, 2.5 साल में 1980 में उसी जनता ने आखिर क्या जनमानस क्या रहा होगा, कैसे फिर दोबारा, मतलब कैसे धीरे धीरे बदलाव गुस्सा बढ़ता चला गया, आवाज बुलंद होती चली देश में लगभग जनता जो है ना वो मैंडेट ठीक देती है जाके। उन्होंने जब इन्होंने वो किया था अपना सिख 84 दंगों के लेके 84 किया था, और तो उस समय जनता ने इनको जिताया था जाके कि भाई एक बोल्ड स्टेप उठाया। 71 के अंदर पूरा देश साथ में खड़ा था बांग्लादेश वार के संदर्भ, और उसके बाद आप समझिए कि इमरजेंसी के बावजूद भी, और ये कितना भी अच्छा दिखाते रहे, हम अनुशासन पर्व ले आए हैं, विनोबा भावे की कोर्ट चलाते रहे ये, पर जनता ने कहा नहीं आपने जुल्म की हैं। और अंदर ही अंदर, जबकि कोई ये नहीं मान के चल रहा था कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों हार जाएंगे जी, दोनों चुनाव को हार गए। तो उस समय जनता पार्टी जो सब पार्टियों को लेकर बनी थी, भारतीय जनसंघ ने भी अपने आप को जनता पार्टी में मर्ज कर दिया था, और पार्टी ने भी किया था। उस समय जहां हम निकल जाते थे वहीं भीड़ हो जाती थी, और वहीं से जितना मर्जी फंड कलेक्ट कर लो, जनता इतना साथ दे रही थी जी। पर जब आप 2 साल तक लगातार लड़ेंगे, आपस में मरेंगे सत्ता के लिए, तो जनता को ये समझ आ गया था कि भाई ये गलत कर रहे हैं। जिन उम्मीदों,
जिन आकांक्षाओं पे हम इनको लेकर आए हैं, उसके बाद इन्होंने तो पूरा ही चकनाचूर कर दिया। इसने तो फिर भी कितने सालों के बाद चकनाचूर किया, ये तो 2 ही साल के अंदर कह गए। तो जनता ने हमको पनिश किया और मैं समझता हूँ वो पनिश ठीक किया था उस समय। दोबारा फिर उनको ही जिता दिया, मतलब जनता ये दूसरा मान गई कि alternative इमरजेंसी था कर दिया, ना, कोई बात नहीं। दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था, कोई पार्टी भी नहीं ना। तब वो तो थी नहीं थी अलग से। हम तो सब इकट्ठे होकर लड़े थे जाके। हम तो 1980 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के बन के आए थे, उसके बाद भी हम 2 रह गए थे, ऐसी बात नहीं है। 1980 वाला चुनाव तो लड़े थे, 1980 वाला चुनाव तो लड़ी थी बीजेपी। तो आप ये समझिए कि जनता ने उस समय ठीक किया था जी। और जिस तरीके की ये सिर फिटौल हो रही थी आपस के अंदर, कभी चरण सिंह आ रहे हैं, कभी चंद्रशेखर आ रहे हैं, कभी मोरारजी भाई बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ जितनी आशाओं के साथ लेके आए थे, मुझे आज भी वो सीन याद है कि राजघाट के ऊपर चंद्रशेखर और ये सब लोग गए थे एकदम सरकार आते ही एकदम जाके जी, और क्या रेडियो में ध्वनि बज रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था कोई सतयुग सा आ गया जाके। लोगों ने बड़ी आशा के साथ इस सरकार को ले आए थे। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट बना था और रजत जनरल सेक्रेटरी बने थे तब। हम तब जनता पार्टी और इमरजेंसी के प्रोडक्ट थे हम लोग। लोगों ने हमको हीरो बना के जिताया था उस इलेक्शंस के अंदर। ऐसे ही देश में भी सरकार बनी थी, मोरारजी भाई आए थे हमारे यूनियन का इनॉग्रेशन करने के लिए। पर जिस तरीके का जनता पार्टी ने उस समय शासन दिया 1.5-2 साल, वो भी कम भयानक नहीं था, इसलिए जनता उनको वापस ले आई थी। हाँ, मतलब एक ऐसा शासक जिसने आपके ऊपर 2 साल इस तरह से हर तरह का अत्याचार किया है और इतनी नाराजगी, इतना आप इफेक्टेड हुए हैं, और उसके बाद फिर से उस पर भरोसा करना, ये थोड़ा इतनी जल्दी, मतलब 2.5 साल में आपने जनता का विश्वास तोड़ा जी। सर उस समय मतलब क्या इमरजेंसी लोग भूल गए थे उस समय? उस समय क्या 1980 के चुनाव में इमरजेंसी वाली उस समय तो इनका ही जो गलत चीजें थी वो सामने आ रही थी। उस समय कोई इमरजेंसी की बात लोगों को लगा कि कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं होगा ना इमरजेंसी का मुद्दा, जनता कितना सोचेगी? लोगों को लगने लगा था गलती हो गई। जिस प्रकार से मोरारजी भाई ने जयप्रकाश जी के साथ व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनकी मतलब वो आपस में इतनी सिर फुटबॉल थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई निर्णय नहीं हो रहे थे, ये उसके खिलाफ, मतलब एकदम अराजक हो गई थी सरकार। तो लोगों ने कहा कि भाई, लोगों ने तो उस समय ये कहना शुरू कर दिया था कि इमरजेंसी अच्छा था भाई। नेताओं की हठधर्मी भी थी। ये जो नेताओं ने इतना बुरा परफॉर्म किया उस समय, जनता ने उनको बुलाया, लेकिन परफॉर्म तो आपको ही करना पड़ेगा ना। नहीं तो पनीर विजय जी ठीक कह रहे हैं कि वोट तो वही डालती है। और इसलिए जनता लगभग हमारे देश के अंदर, हम चाहे उसको अनपढ़ कहें, चाहे अशिक्षित कहें या कुछ कहें, लगभग जनता जो रिजल्ट्स देती है वो बड़े सोच समझ के देती है। क्योंकि 70-80% तो यही लोग हैं ना जो सरकारें बनाते हैं और भंग करते हैं जाके जी। थोड़ा बहुत आदमी ट्विस्ट करवा सकता है अपने हिसाब से, पर मोर और लेस वो वही मैंडेट देते हैं जो हम और आप चाहते हैं जाके जी। कई बार मैं बीजेपी का हूँ, पर अगर मुझे लग रहा है मेरा कैंडिडेट ठीक नहीं है ना जी, तो मैं अंदर से चाहूँगा मैं सपोर्ट तो बीजेपी को करूँगा, पर मुझे लगता है कैंडिडेट ठीक नहीं, तो जनता उसको भांपती है और फिर वो उस हिसाब से करती है काम को। लेकिन देवेंद्र, अभी राहुल गांधी बार बार जब ये सवाल उठाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर तानाशाही या फिर अघोषित इमरजेंसी, इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, तब अचानक से बीजेपी उनके ऊपर इतनी हमलावर हो जाती है 50 साल पुरानी इमरजेंसी को लेकर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी बैकफुट पर चली जाती है। कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं पिनाज की बीजेपी के लिए एकदम से एक बड़ा मसला है अटैक करने का। जनता में उसका कितना है, जैसे मुझे नहीं लगता है कि अब इलेक्शन के हिसाब से जनता वोट करती है तो इमरजेंसी कोई क्राइटेरिया है। जिसको भी देखना होगा वो आज की तारीख में देखेगा। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ती नहीं है। बीजेपी जरूर इस मुद्दे को लेके कांग्रेस को दबाव में लाने की हर साल अलग तरीके से इसको, जब राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूमेंगे और ये साबित करने की कोशिश करते रहेंगे कि हम संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे या संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रहे, तो आप समझिए हमें हकीकत सामने लाई जाएगी। आप किस मुंह से कह रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी और संविधान की पूरी हत्या कर दी थी, इसलिए संविधान हत्या दिवस है हमारा। तो आप कुछ भी नहीं बता पा रहे हो, आप सिर्फ चुनाव में हार रहे हो, इसलिए आप सारे आरोप हमके ऊपर लगाए जा रहे हो। अन्यथा आपके पास कहने को तो कुछ नहीं है कि हमने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके कारण आप ये कह सकें आके ईवीएम में जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है। अभी तो उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को सपोर्ट कर दिया है कि ईवीएम में जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, और वही ईवीएम खराब हो जाती है। राहुल गांधी खुद जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, सोनिया गांधी खुद जीते हैं तो ईवीएम ठीक है, पर वैसे तो ईवीएम खराब है। ये तो बात ठीक नहीं ना। ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी कि इसका वोट पर कितना असर होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इमरजेंसी, लालू यादव, ये सब, लालू यादव का जो 20 वर्ष का कार्यकाल है बिहार में,
इन लोगों ने जैसे इमरजेंसी झेला है, हम लोगों ने कार्यकाल को झेला। तो अब बिहार में कोई भी चुनाव होता है तो विपक्षी दल लालू यादव की फोटो लेके, जंगल राज लेके, ये एक विमर्श लोगों के बीच में तैयार किया जाता है, जिसको आजकल सब लोग नैरेटिव, बहुत वर्ड यूज करते हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, नैरेटिव। तो इस नैरेटिव के काउंटर नैरेटिव में जो संविधान वाली बात इन्होंने कही कि संविधान कांग्रेस पार्टी बदल देगी या रिजर्वेशन खत्म कर देगी, इसके काउंटर नैरेटिव में इमरजेंसी की ज्यादतियों को बताना जरूरी है। और इमरजेंसी में जितनी ज्यादतियां हुई है पिनाज, अभी तो उसका 10% हमारे सामने आया है। अभी तो ये चूंकि विजय जी आपको दिल्ली में मिल गए, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय की बता दिया, आप सिवान से लेकर आप पटना यूनिवर्सिटी में पूछिए ना भाई, पटना लालू यादव, रविशंकर प्रसाद, जिस तरह यहाँ इन लोगों की अरुण जी, रजत जी और विजय जी की थी जोड़ी, वैसे वहाँ लालू यादव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी की जोड़ी थी। ऐसे हर विश्वविद्यालय में लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं उसकी कहानियां हैं। तो इन कहानियों पर कल बहुत अच्छा अमित शाह ने कहा कि इन कहानियों, मतलब इमरजेंसी पर बहुत शोध करने की आवश्यकता है, और वो मेंटेलिटी क्या थी उसको पकड़ के सामने लाने की जरूरत है कि आपने लगाया क्यों। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना को फाड़ के आपने दूसरी प्रस्तावना चिपकाई क्यों, वो मानसिकता क्या है, इस मानसिकता को समझने की ये संविधान हत्या दिवस या संविधान को जो इमरजेंसी के अंदर तोड़ा मरोड़ा गया, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि कांग्रेस की बुराई के लिए, वो इसलिए हो रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली पार्टीज, आगे आने वाले प्रधानमंत्री, आगे आने वाले सरकार, ये सब इससे लेसन लें और कोई भी यहाँ पर डिक्टेटर बनने की कोशिश नहीं करे। सही बात है। और तानाशाह ना बने, इसलिए भी लोगों को बताया जा रहा है। खुद पर भी हम एक चेक लगा रहे हैं। जब हम बार बार ये कहेंगे सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, तो मेरे अंदर भी ये जाता है ना, मुझे भी सच बोलना है, मुझे भी सच बोलना है। तो ये इसलिए भी है ताकि ये जो आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र हमारा बना रहे और इसी तरह से चलता रहे। बहुत खूब बात कही आपने विजय जी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी और कितनी भी रिजीम आ जाए, इमरजेंसी को हर हिंदुस्तानी को याद रखना है और उस पर चेक एंड बैलेंस जरूर रखना है। आप कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हमारे साथ आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।